Hello friends, this is Deepali Moria and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you psychology मनोविज्ञान. यस फ्रेंड्स, मनोविज्ञान जो कि आपके सभी शिक्षक भर्ती, चाहे वो आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, स्टेट लेवल को भी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, इन सभी स्टेट लेवल टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड फर्स्ट एंड सेकंड के टीचिंग एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं कंटिन्यू. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन जो भी टॉपिक्स बनते हैं उन सभी को यहाँ पे हम आज की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज के क्रम में जो आज का हमारा जो टॉपिक्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपका शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने. तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज नंबर 18 है. इससे पहले ऑलरेडी 7 सीरीज हमने ओवर कर चुके हैं, 17 सीरीज, जिसमें हमने क्या किया था, विभिन्न जो भी मनोवैज्ञानिक हैं एंड जो भी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी वन बाय वन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स बनते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे सीरीज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा. एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को ओवर करने के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं. एंड एक अलग की सीरीज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है मॉडल पेपर की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एंड कुछ एक्सपेक्टेड जो भी आगे के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को मर्ज करके एक साथ एक हम सीरीज में आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके उन सभी को विजिट कीजिए, एनवायरनमेंट के सेक्शन को भी अटेम्प्ट कीजिए एंड हिंदी के सेक्शन को भी. आइए डिस्कस करते हैं इवान पावलोव की जो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है. एंड हाँ फ्रेंड, इसी के साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए. अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं. आइए देखते हैं क्या है शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत. तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत फ्रेंड्स आए या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत आए, तो इसके जो जनक हैं, इसके जो निर्माणकर्ता हैं कौन है, इवान पेट्रोविच पावलोव ही हैं, या इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है. बेसिकली इन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी थी वो थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर के रिलेटेड होते हैं. तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी कोडिंग डिकोडिंग्स को क्या है इनकी थ्योरी के, उसको हम फुल्ली यहाँ पर आज डिटेल क्लासेस में हम लर्न करेंगे, सीखेंगे क्या है. तो आइए देखते हैं. जैसा कि अगर हम बात करें अनुबंधन की, किसके अकॉर्डिंग, पावलोव जी के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होती है, उद्दीपक की आवश्यकता होती है. उद्दीपक या यूँ कहें कि किसकी आवश्यकता होती है, लक्ष्य की आवश्यकता होती है. किसी भी व्यक्ति को किसी को कार्य को करने के लिए लक्ष्य की आवश्यकता होती है, और उस लक्ष्य के प्रति जो वो क्रियाएं करता है, जो वो कार्य करता है, वो क्या होती है, वो उसकी क्या होती, अनुक्रिया होती है. सामान्य शब्दों में हम कहें तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं वो क्या होती है, उसकी अनुक्रिया होती है. क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को निरर्थक नहीं करता है, किसी न किसी उद्देश्य से करता है, किसी न किसी इच्छा से करता है जिसकी उसे चाहत होती है. तो उसके लिए, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी अनुक्रिया हो जाएगी. और फ्रेंड्स, अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करता है और करने के बाद क्या होता है, उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है. क्या हो जाती है, उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है. तो क्या होता है, उस अनुक्रिया और उस उद्दीपक के मध्य क्या होता है, एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है. क्या बनता है, एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं. चीज़ें समझ में आई आपको? चलिए सामान्य भाषा में हम आपको समझाते हैं. सामान्य भाषा की अगर यूँ बात करूँ मैं, कि जैसे कि हम ही लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं. तो कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं, हम क्या करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं और उसको करने के लिए कंटिन्यू हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं. और कार्य करने के बाद में जब हमें परिणाम मिलता है, जैसे कि हमने किसी कार्य को टारगेट किया कि हमें ये कार्य करना है, और उसके लिए हमने क्या किया, कंटिन्यू कवर किया, और उस वर्क को करने के बाद में जब वह हमारा कार्य सफल हो जाता है और हमें क्या होता है, हमारा लक्ष्य मिल जाता है जो हमने टारगेट किया है, तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमें क्या होता है, अधिगम की प्राप्ति होती है. हम सीख जाते हैं. अधिगम दैट मीन्स सीखना ही तो है. तो हम क्या होता है, हम सीख जाते हैं कि हमने ये कार्य निर्धारित किया, हमने सीखा, और ये कैसे होगा, तो क्या है, वो हमें वो चीज़ें हमें सीख के आ जाती हैं कि हमने ये चीज़ें कैसे की. इज़ दैट क्लियर?
वही चीज़ यहाँ पे इवान पेट्रोविच पावलोव महोदय ने इस सिद्धांत के माध्यम से, अपने इस अनुक्रिया के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो इसे हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश टाइप ऑफ थ्योरी, एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसको बंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है। तो उन सभी नामों को, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए क्या है आगे चीज़ें देखते हैं। आगे की इनकी थ्योरी की जो भी पॉइंट्स है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। चलिए आइए, पहला पॉइंट है रूसी शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक। इन्हें क्या कहा जाता है, किसको, इवान पेट्रोविच पावलोव को। पावलोव महोदय को क्या कहा जाता है इन्हें रूसी शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट की बात करें तो हो जाएगा अनुबंधन या बॉन्डिंग के जनक। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी इनका इस थ्योरी में आपको मैंने बताया ही कि क्या कहा जाता है, अनुबंधन या बॉन्डिंग थ्योरी के जनक कहे जाते हैं। आइए, खास पॉइंट क्या है इनकी इस थ्योरी में। 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया था। किसने, पावलोव महोदय ने 1904 में क्या किया था, पाचन क्रिया पर शोध किया था 1904 में। और इसके लिए इन्हें क्या किया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसकी, इनकी इस थ्योरी के लिए। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया और किस लिए दिया गया। तो किसके लिए दिया गया था, पाचन क्रिया पर शोध के लिए। तो पाचन क्रिया पर शोध क्या था विशेषता, आइए उसको भी हम जानते हैं। क्योंकि याद रखने के लिए, किसी भी चीज़ों को समझने के लिए हमें चीज़ों की जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उससे रिलेटेड तथ्यों को हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस, इससे जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो सेंसुअल, कॉमन सेंसुअल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके KVS एंड सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसलिए इस सभी चीज़ों को डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट में क्या है कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। क्या क्या आता है, कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता है तो उसके लार में वृद्धि होती है, या यूँ कहूँ कि भोजन को देखकर उसके लार में जो है बनने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। तो यही क्या है, यही इनके पाचन क्रिया पर शोध, मतलब इसी के माध्यम से कुत्ते और जो है उसके भोजन के से रिलेटेड करके ही इन्होंने क्या किया था, अपने थ्योरी को दिया हुआ था। तो इस विशेषता, यही पाचन की थ्योरी है इनकी 1904 में जिन्होंने व्यक्त किया था। और इसके लिए इन्हें क्या किया गया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1904 के नोबेल पुरस्कार सम्मानित विजेताओं में इनका भी नाम था। चीज़ें समझ पाएँ आप। तो फ्रेंड्स, फटाफट जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पे आ सकें और अच्छी चीज़, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको वो भी सीख सकें। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़, कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल, इसी तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें हम जो भी आपके साथ शेयर करें, वो चीज़ आप तक पहुँच सके। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की सामान्य भाषा में देखिए हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ों को, ताकि आप समझ पाएँ एंड पेपर में सॉल्व कर पाएँ। तो लाइक भी बनता है, इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या है इनके इस सिद्धांत की कुछ अन्य नाम, क्योंकि उपनाम भी मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया है। मल्टीपल टाइम जो है पूछा जाता है उपनाम को, या विशेषता जो मूल नाम है उसको कम दिया जाता है, उपनामों से ही विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो इनके जो उपनाम हैं, इनके जो इस सिद्धांत के, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहूँ, या आप ही कह सकते हैं परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, तो विशेषता अनुबंधन के तो जनक ही माने जाते हैं पावलोव महोदय। आइए इनके सिद्धांत के उपनाम क्या हैं। तो इनके सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिवादी अनुकूलन भी कह सकते हैं। इनके इस सिद्धांत का उपनाम है। दूसरी की अगर हम बात करें तो अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन, तो इस टाइप से भी इसका ये नाम देखा गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इनके कुछ जो रूल हैं, जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके कुछ चरण हैं। तो कुछ चरण हैं, उन चरणों के क्रम में क्या क्या चरण हैं, कैसे इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, किस पर शोध किया था। तो विशेषता इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कुत्ते पर कार्य किया था। किस पर कार्य किया था, इन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो कुत्ते पर सिद्ध किया था। जैसे कि लास्ट थ्योरी में हमने डिस्कस किया था किनका, थांडाइक महोदय का, एंड किनका सॉल्व किया था हमने, CL हल महोदय का। तो थांडाइक महोदय का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था ही,
एंड उसके साथ साथ में हमने CL हल महोदय जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत या यूँ कहूँ प्रबलन सबलन का सिद्धांत इसको जो उन्होंने व्यक्त किया था, वो चीज़ें हमने देखी थी, डिस्कस की थी, समझी थी अच्छे तरीके से। तो उसी से रिलेट करके ये भी है, जैसे कि थार्नडाइक महोदय बिल्ली पर किए थे, चूहे पर किए थे, उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया था, अपने सिद्धांत को कुत्ते पर सिद्ध किया था। कुत्ते पर सिद्ध किया था, कैसे सिद्ध किया था वो चीज़ आइए हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, एक जैसे कि ये कुत्ता है, इन्होंने क्या किया था, जैसे कि ये कुत्ता है और इस कुत्ते को क्या किया था, इन्होंने बांध दिया था, ऊपर से इन्होंने बांध दिया था। कोई भी कुत्ता है, इन्होंने क्या किया था, उस कुत्ते को बांध दिया था। बांधने के बाद में इन्होंने क्या किया था, उस कुत्ते के सामने भोजन रख दिया था। भोजन रखने के बाद में अब ये कुत्ता तो बंधा हुआ, ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा, ये कुत्ता क्या है, बंधा हुआ था। और ये कुत्ता बंधे होने के साथ साथ में क्या किया, सामने भोजन रख दिया गया था और इस कुत्ते को भोजन देखते ही इसके मुंह में लार आने लगा। पहली कंडीशन हो गई इनकी ये। दूसरे कंडीशन में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई। क्या बजाई, दूसरे कंडीशन में इन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद में 3 से 5 सेकंड के पश्चात इन्होंने क्या किया, भोजन उपस्थित किया। तो ये इनकी दूसरी कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या देखा, तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते के मुंह से लार आया। तो ये कुछ क्रियाएं थी, इस तरीके की इन्होंने सिद्ध की थी। तो वो चीज़ें क्या हैं, उनसे रिलेटेड आइए हम उस टॉपिक को भी अच्छे से समझते हैं चरणों के माध्यम से। जैसे कि हमने पहली कंडीशन आपको बताई, पहली कंडीशन में क्या किया था, इन्होंने भोजन दिया और भोजन देख के कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भूखे पर्सन, चाहे वो जानवर ही हो, उसके सामने भूखा है और उसके सामने अगर भोजन दिखाया जाएगा तो उसके जो ग्रंथियां हैं, उसके मुख में लार की जो तीव्रता है वो अधिक होना स्वाभाविक है। तो इसे क्या कहा गया, इसे पावलोव महोदय ने क्या कहा, UCR कहा। UCR दैट मीन्स अनकंडीशनल स्टैब्लिश। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखा, भोजन देख के UCR निकला, दैट मीन्स अनकंडीशनल जो है रिस्पॉन्स दिया। अनकंडीशनल मतलब स्वाभाविक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ये नेचुरली है, मतलब ये बाधक नहीं है, कृत्रिम किसी तरीके से नहीं है, ये चीज़ें क्या हैं, नेचुरली हैं। तो ये चीज़ें इनमें पाई गई। तो ये इनके पहला चरण था। इसमें भी और भी चीज़ें बताई गई। क्या बताई गई, इसे प्राकृतिक उद्दीपक भी कहा गया। किसको, भोजन को, क्योंकि भोजन तो नेचुरली है, यह इनका ये प्राकृतिक उद्दीपक कहा गया। इसे हम अनुबंधिक उद्दीपक, जैसे कि इसको हम बांध नहीं सकते। क्यों, क्योंकि नेचुरली है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक चीज़ को तो हम बाउंड तो कर नहीं सकते हैं। सो चीज़ें आपकी अनुबंधित जो है उद्दीपक हुई। इसे हम स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। स्वाभाविक मतलब कि यह हमारी मूल क्रियाएं हैं। जब प्राकृतिक उद्दीपक था तो प्राकृतिक उद्दीपक से प्राकृतिक जो है अनुक्रिया भी उत्पन्न होगी। अनुबंधिक उद्दीपक है तो अनुबंधिक अनुक्रिया भी उत्पन्न होगी। स्वाभाविक उद्दीपक है तो स्वाभाविक अनुक्रिया भी उत्पन्न होगी। तो इस लार को यहाँ पर ये विभिन्न मॉडलों में व्यक्त किया गया कि जब भोजन को हमने या प्राकृतिक उद्दीपक को हमने जो है पेश किया, प्रस्तुत किया, तो हमें प्राकृतिक अनुक्रिया मिली। जब हमने अनुबंधिक उद्दीपक दिया तो उससे हमें अनुबंधिक अनुक्रिया मिली। जब हमने जो है स्वाभाविक उद्दीपक रखा तो हमें स्वाभाविक अनुक्रिया की प्राप्ति हुई। तो ये चीज़ें आप समझ पाएँ, ये मैं आशा करती हूँ। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन, तो आप हमें क्या कर सकें, आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, ये चीज़ें जो आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कर रही हूँ, बट अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो ये थी इनकी कुछ इनके चरणों का पहला क्रम। पहले क्रम में क्या हुआ, किसी के सामने, जानवर के सामने, कुत्ते के सामने, फिलहाल यहाँ पे कुत्ते की बात की जा रही है इनके सिद्धांत में, कुत्ते के सामने भोजन रखा गया और उसने स्वाभाविक उद्दीपक जो कि क्या था, उसका ह्यूमन नेचर है, वो उसने व्यक्त किया लार दिखाकर। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इनके दूसरे रूल को देखते हैं। दूसरा इनका रूल क्या था, दूसरी इनकी थीम क्या थी। दूसरे कंडीशन में, दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, पहले चरण में तो इन्होंने केवल भोजन दिया तो लार जो है उत्पन्न हुआ। दैट मीन्स UCS से UCR देखने को मिला। ये इनकी पहला चरण था। अब दूसरे चरण में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने भोजन दिया।
तो घंटी जो थी वो क्या थी, कंडीशनल स्टैब्लिश थी, दैट मीन्स कृत्रिम उद्दीपक थी। कृत्रिम मतलब हमने क्रिएट किया किसी न किसी चीज़ को इससे रिलेट करने के लिए। और भोजन वही अनकंडीशनल स्टैब्लिश। तो हमने पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो उससे क्या देखने को मिला, उससे भी हमें देखने को मिला लार। हमें क्या देखने को मिला, लार, दैट मीन्स UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो कि क्या हो जाएगी हमारी अनुबंधिक अनुक्रिया। हालांकि यहाँ पे हमने अनकंडीशनल स्टैब्लिश के साथ में हमने कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया, हमने कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दिया है। हमने अनुबंधिक उद्दीपक को हमने यहाँ पे इसके साथ में जो है उसके साथ में हमने घंटी को ऐड कर दिया है, तो भी हमें सेम रिस्पांस मिल रहा है, अनुबंधिक अनुक्रिया मिल रही है। ये किया इन्होंने दूसरे चरण में। ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में पावलोव महोदय ने क्या किया, केवल भोजन दिया, भोजन देख के कुत्ते के मुंह में लार आया। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया, सेकंड कंडीशन में उन्होंने घंटी बजाई पहले, उसके विदिन 3 या 5 सेकंड के अंदर इन्होंने क्या किया, भोजन प्रस्तुत किया। और उस भोजन के प्रस्तुत करने के बाद भी इन्हें सेम कंडीशन देखने को मिली, या यूँ कहूँ कि घंटी से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी तो क्या हो जाएगा, घंटी और इस भोजन के बीच में संबंध स्थापित होगा। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो कि इन्होंने तीसरे चरण में सिद्ध की। तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाई। दूसरे चरण को इन्होंने कई बार दोहराया, ऐसा नहीं कि केवल एक बार दोहराया, दूसरे चरण को इन्होंने कई बार दोहराया, जो कि पहले चरण को भी कई बार दोहराया गया था। पहले चरण को कई बार दोहराया गया था, उसके बाद मल्टीपल टाइम सेकंड चरण को भी इन्होंने दोहराया। अब सेकंड चरण को जब इन्होंने दोहराया तो घंटी से भोजन का संबंध स्थापित हो गया, घंटी के साथ भोजन अनुबंधित हो गया। तब इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण को अपने अपनाया। तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई, दैट मीन्स CS कंडीशनल स्टैब्लिश दिया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या, सेम प्रक्रिया देखने को मिली, कंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब कि जो स्वाभाविक उद्दीपक था वही इन्हें देखने को मिला। यहीं पर इन्हें अधिगम की सीख मिली, इनका जो ये क्रिया थी, जो अनुबंधन की अनुक्रिया थी, वो यहाँ पे सिद्ध हो गई। तो क्या देखने को मिला कि हमारी जो कंडीशन थी, कहाँ से, जो हमारी कंडीशन थी प्राकृतिक उद्दीपक की, जो प्राकृतिक उद्दीपक जो हमारा UCR था, UCR से CR तक हम इस कंडीशन में पहुंच गए। तो तीनों चरण के ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मल्टीपल टाइम पेपर में पूछी जाती हैं, विशेषता ये जो कोड हैं आपके UCR, CR, CS, तो ये चीज़ें आपके मल्टीपल टाइम पेपर में आई हुई हैं। तो अगर आप इसको सेव करना चाहें, समझना चाहें, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। जो आपका UC और क्या था, S था, अनकंडीशनल जो है स्टैब्लिश, जिसे हम क्या कहा इन्होंने, पावलोव महोदय ने जिसको किससे जोड़ा था, भोजन से जोड़ा था। सेकंड, अगर उसी की बात करो तो UC आपका R था, दैट मीन्स जिसे हम कहते थे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसे इन्होंने लार से जोड़ा था। किससे जोड़ा था, जिसे इन्होंने लार से जोड़ा था। तो ये मल्टीपल टाइम ये कोडिंग पूछे जाते हैं आपके। सेकेंडली अगर हम बात करूँ CS की, किसकी फ्रेंड्स, अगर हम CS की बात करें, जिसे हम घंटी कहते हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा, जिसे इन्होंने घंटी से जोड़ा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी क्रम में आपका CR, जो क्या था, CR, तो CR क्या था, फिर वही आपका लार से इन्होंने जोड़ा था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। थोड़ा सी कोडिंग की भाषा है ये, जो कि किन्होंने दी थी, पावलोव महोदय ने अपने सिद्धांतों में व्यक्त की थी। तो ये कोडिंग की फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ जाएगी देख के ही, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन ये UCR से किसको इन्होंने जोड़ा था, UCS से किसको जोड़ा था, CS से, CR से किसको जोड़ा था, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं और ये पेपर में आई भी हुई हैं। तो इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसको समझ भी लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसी क्रम में अनुबंधन की कुछ जो शर्तें थी। अब शर्तें क्या क्या थी वो चीज़ें आइए हम देखते हैं। शर्तें क्या थी, पहली शर्त थी कि UCS दैट मीन्स भोजन जो था, और CS दैट मीन्स जो घंटी थी को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। मतलब भोजन को और जो घंटी को, UCS एंड CS को प्रस्तुत करने का एक क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले या तो जो है भोजन प्रस्तुत करिए या घंटी, चाहे पहले घंटी एंड फिर देन भोजन। तो इसको प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन नहीं बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं।
जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बजाई, घंटी, ये हमारी पहली कंडीशन थी। देन हमने क्या दिया, भोजन दिया, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। अब इन दोनों को प्लस करने पर हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला क्या, रिस्पॉन्स, हमें देखने को मिला अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स ये घंटी और जो भोजन, घंटी और जो भोजन को प्रस्तुत करने का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भोजन पहले दे दिया तो घंटी बजाई, और कभी घंटी बजा दिया तब भोजन दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये इसमें अवरोध उत्पन्न होगा, ये प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए इन्होंने अपने अनुबंधन की शर्तें रखी, और शर्तों में पहली शर्त इन्होंने बताई कि हमें UCS एंड CS को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एंड इस निश्चित क्रम में भी क्या होना चाहिए, एक निश्चित एंड निर्धारित समय होना चाहिए। मतलब कि घंटी और भोजन को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम हो और उसके साथ साथ में निर्धारित समय भी हो, जिसके लिए पावलोव महोदय ने एक आदर्श समय बताया है, और वो आदर्श समय आपका क्या है, 3 से 5 सेकंड। तो ये सेकंड एंड समय भी बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पावलोव महोदय की थ्योरी में जो भोजन और घंटी या घंटी और भोजन के जो मध्य का जो आदर्श समय निर्धारित किया गया था वो क्या था, तो 3 से 5 सेकंड रखा गया है। तो ये थी इनकी अनुबंधन की पहली शर्त। क्या थी, अनुबंधन की पहली शर्त। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, UCS को CS से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। UCS दैट मीन्स भोजन एंड CS दैट मीन्स घंटी। मतलब कि UCS को, भोजन को जो है अधिक प्रभावशाली होना चाहिए घंटी से। जैसे कि कुत्ता है, जाहिर सी बात है उसे भोजन की अधिक आवश्यकता होगी, तो अधिक भोजन की आवश्यकता के लिए उसे भरपेट भोजन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घंटी बजाया और बड़ा कुत्ता है उसको क्या किया, हमने आधी रोटी या 1/4 रोटी हमने उसको दे दी, तो इससे क्या होगा, इससे अनुबंधन मजबूत नहीं होगा, इसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी घंटी बजाएं उसके साथ साथ में जब उसे भोजन दिया जाए तो वो भोजन उसके लिए भरपेट हो, मतलब कि उसके लिए जितनी उसे आवश्यकता है वो उतनी उसे सफिशिएंट हो, तो ये अनुबंधन भी क्या होगा, प्रभावशाली होगा, अन्यथा नहीं। तो ये थी इनकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, भोजन और घंटी को जो है प्रस्तुत करने का समय होना चाहिए, क्रम होना चाहिए एंड समय निर्धारित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बताई कि जो भोजन है वो घंटी की अपेक्षा जो है मतलब अधिक मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने का मतलब है उससे जो भोजन दिया जाए वो भोजन उसके लिए भरपेट हो, जितना आवश्यकता हो वो उतना उसके लिए पूरा हो। आइए आगे बात करें, आगे इनकी क्या कंडीशन थी। आगे के कंडीशन में अगर हम बात करें तो कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे कि हम घंटी बजा रहे हैं या हम भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके मध्य उसके बीच उसे कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने घंटी बजाई, घंटी बजाते समय ही कहीं आसपास स्कूल्स हैं या साइकिल्स हैं या जो है ट्रेन्स की, इन सभी की घंटियाँ, स्टेशंस की घंटी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस सब तरीके से चीज़ें होने पर क्या होता है, उससे अवरोध उत्पन्न होगा कि हमने भोजन दिया, भोजन के लिए घंटी बजाई, साथ में बगल में स्कूल है, स्कूल की घंटी भी बज रही है, या हमने जो है भोजन दिया, भोजन देने के लिए घंटी बजाई, तो उसके साथ साथ में कहीं साइकिल्स की घंटी भी बज रही है, तो इससे क्या होगा, इससे उसके बीच में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये इनकी तीसरी कंडीशन थी। आइए चौथी कंडीशन क्या थी, अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हो। अनुबंधन की जो दशाएं हो वो क्या हो, अनुकूल हो। जैसे कि हम भोजन दे रहे हैं कुत्ते को, तो वो जो हो उसके अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि उस जो भोजन वो ना करता हो कुत्ता, वो भोजन हम उसके सामने प्रस्तुत कर दें। तो उस तरीके की जो बॉन्डिंग की जो दशाएं हो, जो वहाँ के जो माहौल हो, वो उसके अनुकूल क्रिएट की जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखा आपने, ये थे कुछ, क्या थे, कुछ इनकी जो चरण थे या चरणों को हमने डिस्कस किया, हमने इनके कुछ शर्तों को भी इसके साथ साथ में हमने डिस्कस किया। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो है सेशन को जल्दी से दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी हमें ज्वाइन कर सकें यहाँ पे। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया तो लाइक भी अभी फट से जल्दी से कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुबंधन के नियम, किनके, इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव महोदय के ने अनुबंधन के कुछ नियम दिए हैं। वो नियम क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नियम के क्रम में अगर हम बात करें तो इनका पहला जो नियम था क्या था, उत्तेजना। पहला नियम क्या था, उत्तेजना। अब उत्तेजना क्या थी, आइए देखते हैं
कि यूसीएस दैट मीन्स जो उनकी प्रक्रिया थी क्या थी, भोजन की। यूसीएस दैट मीन्स अनकंडीशनल स्टैब्लिश, मतलब भोजन जो था, प्लस उसके साथ में सीएस दैट मीन्स जब हमने जो घंटी को प्रस्तुत की, सीएस दैट मीन्स जो हमने घंटी को प्रस्तुत की, को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी रिपीट किया कि घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के साथ साथ में क्या दिया गया, भोजन दिया गया। तो ऐसा नहीं किया गया कि बस केवल ये प्रक्रिया एक बार ही दोहराई गई, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें मल्टीपल टाइम दोहराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कुत्ते के अंदर भोजन के प्रति उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। किससे, घंटी से। घंटी बजते ही क्या होगा, वो समझ जाएगा, उसके अंदर जो है भूख वाली उत्तेजना जागृत हो जाएगी भोजन के लिए। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये उसके अंदर उत्तेजना पैदा करेंगी। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या किया गया है, आपको समझाया भी गया है, देख पाएंगे आप। ये यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है, आप थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए, यूसीएस दैट मीन्स भोजन दिया जा रहा है, तो उसके साथ में क्या हो रहा है, यूसीआर दैट मीन्स क्या उत्पन्न हो रहा है, लार उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने क्या किया, यूएस दैट मीन्स घंटी दी, प्लस उसके साथ में हमने यूसीआर हमने भोजन दिया, उससे क्या हमें मिला, हमें यूसीआर हमें क्या फिर मिला, हमें भोजन मिला, सॉरी लार मिली। तो यह प्रक्रिया ऐसा नहीं कि हमने घंटी बजाई यूसी दिया एंड यूएस दिया, यूएस के बाद में हमने यूसीएस दिया। तो यह प्रक्रिया केवल एक बार नहीं, ये प्रक्रिया हमें कई बार दोहरानी होगी, जिससे क्या हो जाए, उस कुत्ते के अंदर उत्तेजना जो है आ जाए, अन्यथा उत्तेजना के बिना अनुबंधन नहीं बनेगा। चीज़ें समझ में आई आपको। आइए आगे क्या है, फिर देन क्या होगा, यूसीएस से हमें क्या मिलेगा, सीआर, मतलब घंटी बजाते ही हमें लार मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई, जो कि क्या थी, अनुबंधन के नियम में उत्तेजना का नियम सिद्ध कर रही थी, किनकी, इवान पेट्रोविच पावलोव में। आइए आगे बात करें, इनका दूसरा नियम क्या था, विलोपन का नियम। तो पावलोव महोदय के नियम भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विलोपन का नियम। अब विलोपन का नियम क्या है, जैसे कि कुत्ते को भोजन दिया गया, उसने क्या दिया, लार उत्पन्न किया, फिर कुत्ते को घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, तो अभी हमें क्या मिला, देखने को हमें लार मिला। फिर हमने क्या किया, घंटी बजाई और फिर हमें कुत्ते ने क्या दिया, लार दिया। तो इस तरीके से घंटी बजाई लार दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, एट एन लास्ट जब बार बार हम घंटी बजा रहे हैं, कुत्ते को भोजन नहीं दे रहे हैं, केवल घंटी ही बजाया जा रहा है, तो क्या होगा, इससे वो लार देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। दैट मीन्स सीएस देने पर वो सीआर करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि लोप हो जाएगा। हम बार बार घंटी बजा रहे हैं और उसको हम भोजन नहीं दे रहे हैं, बार बार घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा, कुछ समय के पश्चात वो लार देना बंद कर देगा। दैट मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होगा, विलोप हो जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया की जो कि हमने सिद्ध किया अनुबंधन से, वो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसलिए घंटी बजाने पर लार दे देना उसकी कंडीशन बन चुकी थी, लेकिन जब हम घंटी बजा रहे हो, लार दे रहा और हम भोजन उसको नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये इनका था विलोपन का नियम। चीज़ें समझ में आई, मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बट फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट कीजिए आप। आइए आगे बात करें, स्वतः पुनर्लाभ तीसरा नियम था किनका, इवान पेट्रोविच पावलोव महोदय का तीसरा नियम क्या था, स्वतः पुनर्लाभ। दैट मीन्स जैसे कि यूसीएस दैट मीन्स भोजन, सीएस जैसे कि घंटी, एंड सीआर जो था आपका लार को प्रक्रिया के बाद कुत्ते को खोल दिया जाए। दैट मीन्स ये जो हमने प्रक्रिया की, क्या प्रक्रिया की, हमने भोजन दिया, कुत्ते ने लार जो है प्रकट किया, हमने घंटी बजाई, देन उसके बाद भोजन दिया एंड कुत्ते ने लार प्रकट किया। यह प्रक्रिया हमने कई बार दोहराई, जिससे घंटी और भोजन के मध्य संबंध स्थापित हो गया और ये कुत्ता समझ गया। फिर जैसे ही हमने घंटी बजाई, कुत्ता लार देने लगा, फिर जैसे हमने घंटी बजाई, फिर कुत्ता लार देने लगा। इस सबसे क्या हो गया, इस सबसे कुत्ते को घंटी बजाई, लार दिया, इससे क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात वो लार देना बंद हो कर देगा और उससे क्या हो जाएगा, जो है विलोपन का नियम, मतलब कि लार देने का वो जो हो जाएगा नियम, वो उसका विलोप हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात, जैसे कि 5 से 6 दिनों के पश्चात हमने फिर घंटी बजाई,
स्वतः ही हमने फिर घंटी बजाई, तो फिर क्या होगा, फिर हमें यू आर देखने को मिलेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स हम फिर देखने को मिलेंगे। हमने 5-6 दिन के बाद फिर से घंटी बजाई तो फिर कुत्ता लार प्रकट करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्वतः पुनर्लाभ कही गई हैं। हमने घंटी बजाई और कुत्ता लार दे रहा था तो वो उसकी कंडीशन जो है उसका जो है सी एस से यू आर बनने लगा था, घंटी से वो लार का संबंध बन गया था। लेकिन जब हम बार बार घंटी ही बजा रहे हैं, उसको हम भोजन नहीं दे रहे हैं, तो वो लार देगा, एक समय के बाद वो लार देना बंद कर देगा, तो वो विलोप हो जाएगा, वहाँ पर उसका विलोप हो जाएगा घंटी से जो है लार देने का। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, स्वतः ही बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, और 5 से 6 दिन के बाद फिर से हमने घंटी बजाई, केवल 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 घंटी बजाई, और फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, फिर हमें वही लार देखने को कुत्ते के अंदर फिर मिलेगा। तो ये चीज़ें इन्होंने सिद्ध की थी। जैसे कि एक और उदाहरण मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि एक स्कूल है, क्या है, जैसे कि ये एक स्कूल है और स्कूल में ढेर सारे क्या बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। सपोज दैट यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं और कोई टीचर है, वो आता है डेली एक डंडा लेके कोई टीचर है वो डेली आता है और क्या करता है, उन बच्चों को खूब पिटाई करता है, मारता है, सुनता है सिलेबस को, जो भी चीज़ें दिया रहता है, और उसके बाद खूब पिटाई करता है। तो ये चीज़ें, यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती हैं। बट ये डंडा जो है, एक बाबू टीचर के आने से पहले एक बाबू क्या करता है, लाके टेबल पे रख जाता है। तो जैसे ही बाबू लाके टेबल पर जो है डंडे को रखता है, देन उसके बाद टीचर आता है। तो बच्चे लोग समझ जाते हैं कि ये टीचर अभी आ रहा है, सुनेगा और पिटाई करेगा। बच्चे के अंदर मानसिकता बन जाती है। तो वो जैसे ही डंडे को देखते हैं, डंडा लाकर जैसे ही वो बाबू लाकर टेबल पर रखता है, तो तुरंत स्टूडेंट्स के अंदर वो भय बन जाता है कि अभी टीचर आएंगे और सुनेंगे और हमारी पिटाई करेंगे। बट ये प्रक्रिया जो है बनती रही, और इसके बाद में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, बाबू ने लाके डंडे को रख दिया और टीचर जो है क्लास में नहीं आया। तो भी उनके अंदर भय बन गया कि अभी टीचर आ रहे होंगे। फिर दूसरे दिन फिर यही काम किया गया, डंडा लाकर रख दिया गया, टीचर नहीं आए। फिर तीसरे दिन यही काम किया गया, डंडे को लाकर रख दिया गया, टीचर नहीं आए। फिर चौथे दिन यही काम किया गया, फिर टीचर नहीं आए। तो क्या हुआ, बच्चों के अंदर भय समाप्त हो गया कि केवल डेली डेली डंडा ही लाके रखा जा रहा है, इसका मतलब वो टीचर अब नहीं आएंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर इस चीज़ का विलोप हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, विलोप हो गया। लेकिन सारी क्रियाओं को, डंडा रखने की प्रक्रियाओं को, टीचर के आने की प्रक्रियाओं को 5 से 6 दिनों के लिए समाप्त कर दिया गया, सारी प्रक्रियाओं को। फिर एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद क्या किया गया, स्वतः ही फिर बाबू ने क्या किया, उस डंडे को लाकर उस टेबल पर रख दिया। तो बच्चों के अंदर क्या मानसिकता हुई, शायद वो टीचर आज आ जाए। फिर उन्हें देखकर फिर बच्चों के अंदर मानसिकता यही बन गई कि अभी टीचर आ रहे होंगे, क्योंकि उनका डंडा आ गया है और अभी आ रहे होंगे और आते ही सुनेंगे और हमारी फिर पिटाई करेंगे। इसलिए सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। तो इसे ही कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। दैट मीन्स विलोप होने के पश्चात भी कुछ समय के बाद जब भी वह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो क्या होता है, उससे हमें स्वतः पुनर्लाभ देखने को मिल जाता है। मैं आशा करती हूँ ये पावला महोदय की ये थ्योरी जो थी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बट फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट कीजिए एंड शेयर को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। आइए आगे बात करते हैं चौथे नंबर के इनके नियम था। चौथा नंबर का इनका क्या नियम था, उद्दीपक सामान्यकरण। अब उद्दीपक, जैसे कि उद्दीपक क्या था, भोजन था। भोजन को देखकर ही क्या था, कुत्ते के अंदर लार उत्पन्न हो रहा था, दैट मीन्स लार की उत्पत्ति कर रहा था। लेकिन उद्दीपक क्या बना, हमने उसको घंटी से जोड़ दिया, घंटी बजाई और फिर भोजन दिया, घंटी बजाई फिर भोजन दिया। तो वो उद्दीपक कहीं ना कहीं घंटी में आ गया। किस में आ गया, घंटी में आ गया, और घंटी बजाने पर ही कुत्ता लार देने लगता था। तो इस तरीके से अगर उस घंटी की जगह पर हमें क्या करें, उसी से संबंधित कोई और हम उद्दीपक उत्पन्न करें, जैसे कि स्कूल की घंटी बज जाए, या क्या हो जाए, जो साइकिल की घंटी बज जाए, स्टेशन पर जो घंटियाँ बजती हैं प्लेटफॉर्म पर वो घंटी बज जाए, तो भी क्या होगा, तो भी कुत्ता लार देने लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, घंटी से उसने रिलेट कर रखा है। तो उस तरीके से कहीं भी अगर घंटी बजेगी तो कुत्ता स्वतः ही लार उत्पन्न करने लगेगा। ये कहते हैं उद्दीपक सामान्यकरण का नियम। चीज़ें समझ में आई आपको। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम इनका कहता है कि उद्दीपक विभेद। तो उद्दीपक विभेद में बात की जाए तो जो उद्दीपक था, जो घंटी थी, वो घंटी और
जो है साइकिल की घंटी, स्कूल की घंटी, स्टेशन की घंटी, इन चीज़ों में कुत्ता क्या कर पाए, जो विभेद कर पाए, या विभेद जो अंतर हो, अगर अंतर होगा तो वो विभेद कर पाएगा। अगर सेम ही घंटी, जो स्कूल में घंटी बज रही है वही घंटी हम क्या करें कुत्ते के साथ में भोजन के प्रयोग में भी हम जो है करें, तो वो चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं सामान्यीकरण में आ जाएंगी। लेकिन अगर कुत्ते की घंटी में जो भी उसको दिया जा रहा था उस घंटी में, एंड जो साइकिल की घंटी डिफरेंट होती है, वो घंटी में अगर क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कुत्ता ये भी विभेद उत्पन्न कर पाएगा। आगे की बात करें, बाह्य अवरोध। जिस समय यह प्रक्रिया की जा रही है उस समय कोई बाह्य अवरोध उत्पन्न ना किया जाए। जैसे कि अगर हम कुत्ते को घंटी बजा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, देन वो लार उत्पन्न कर रहा है, इस प्रक्रिया को जो भी हम सिद्ध कर रहे हैं, हम अपनी घंटी बजा रहे हैं, उसी साथ साथ में कहीं भी और घंटी ना बजे, नहीं तो वो क्या होगा, उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ जो भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स थम्स अप करके लाइक कर दीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, कोई डाउट हो, कोई इशू, जो कोई सजेशन हो, तो क्या करें, आप हमें कमेंट करें। आइए आगे बात करें 7 नंबर पर। तो 7 नंबर क्या है, कालिक क्रम। अब कालिक क्रम क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो घंटी है, घंटी दैट मीन्स आपका जो CS है एंड जो आपका UCS है, इन दोनों की मध्य क्या है, इनका एक निश्चित क्रम हो। पहली तो बात क्या की गई, पहला तो जो निश्चित किया गया वो क्या किया गया, इनका तो एक क्रम निर्धारित हो। उसके बाद में इनको दोनों को प्रस्तुत करने का क्या हो, एक निश्चित समय भी निर्धारित हो। क्या हो, निश्चित समय भी निर्धारित हो, समय निर्धारित हो। जो कि पावलोव महोदय ने जो समय निर्धारित किया वो क्या है, 3 से 5 सेकंड। क्या समय निर्धारित किया, 3 से 5 सेकंड निर्धारित किया है। दैट मीन्स कालिक क्रम, घंटी और भोजन, ये दोनों को प्रस्तुत करने का क्रम हो, और क्या हो, साथ में समय हो। और वो समय जो निर्धारित हो वो क्या हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, 3 से 5 ये सेकंड, 3 से 5 सेकंड जो है ये आदर्श समय निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम घंटी अभी बजा दें और भोजन हम 1 घंटे के बाद प्रस्तुत करें, तो कहीं ना कहीं वो अनुबंधन नहीं बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, और जिससे अधिगम नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें भी इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट जरूर करें। आइए अब बात करें शैक्षिक महत्व की। अब हम बात करते हैं कि इवान पेट्रोविच पावलोव महोदय ने जो अपना कुत्ते पर जो इन्होंने प्रयोग किया था, वो प्रयोग शिक्षण क्षेत्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ें शिक्षण क्षेत्र में भी अनुबंधन देखने को मिला है। वो कैसे, आइए बताते हैं। अनुबंधन, जैसे कि का से कबूतर ही क्यों होता है, का से तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों लोगों को क्यों का से कबूतर ही सिखाया था, क्यों, क्योंकि कबूतर वो पक्षी के रूप में समानता जानते हैं, इसलिए का कहीं ना कहीं संबंध कबूतर से रख के उन्हें याद कराया जाता है। ए फॉर एप्पल, तो ए का संबंध कहीं ना कहीं एप्पल से है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जो टेबल है तो इसमें ज का भी अनुबंधन है। तो इस तरीके से इन सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं एंड जो काउंटिंग है, टेबल्स हैं, इनके बीच भी क्या है, कहीं ना कहीं अनुबंधन जी हैं, अनुबंधन की चीज़ें देखने को मिली हैं, जिससे क्या होता है, इसी अनुबंधन से ही विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, छात्रों को क्या होता है, अधिगम की प्राप्ति होती है, या यूँ कहें कि वो सीखते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैटर को। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट करें। आगे शिक्षा शैक्षिक महत्व में अगर हम बात करें तो भय और घृणा, अनुबंधन के द्वारा ही हम भय और घृणा या अधिगम के द्वारा ही हम भय और घृणा को भी हम दूर कर पाते हैं, इस बॉन्डिंग के थ्रू ही। अच्छी आदतों का निर्माण, अधिगम के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की अच्छी आदतों का भी निर्माण छात्रों में या शिक्षा जगत में हम कर पाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं उससे भी अनुबंधन स्थापित होता है। तो शिक्षा जगत में जो भी चीज़ें आती हैं उनका भी अनुबंधन अधिगम से होता है। यूँ कहूँ, शिक्षा जगत का जो है या शिक्षा का जो है आपके अधिगम के मध्य एक अनुबंधन है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, हम किसी न किसी चीज़ को उससे अनुबंधित कराते हैं, किससे, अधिगम के लिए। हम किसी न किसी चीज़ से अधिगम के लिए उसको अनुबंधित कराते हैं, रिलेट करते हैं, जिससे क्या हो सके, हमें वो चीज़ें याद हो सके, समझ सके। तो ये शिक्षा जगत में भी क्या चीज़ें थी, ये भी हमने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देख लिया। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, जो कि किसका है, BF स्किनर महोदय का है।
तो लेकिन आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से कंटिन्यू हम आपके लिए चीज़ें अवेलेबल कराते रहेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। एंड हाँ, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन सभी जगह इस सेशन को हमारे शेयर कर दें। एंड आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर आपको 425+ वीडियोज़ मिलेंगी आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। किसके लिए? आपके शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मनोविज्ञान, इन सभी चीज़ों की डिटेल क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो उनको भी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। आप हमें वहाँ पे दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।